बात करने वाले हैं एक टेक्नोलॉजी के बारे में। और ये टेक्नोलॉजी ऐसी है जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं की जाती है, और ये है एक्टिव स्टेल्थ टेक्निक, जिसको लेके बहुत लोगों का अनुमान है कि राफेल में ये एक्टिव स्टेल्थ की टेक्निक इनकॉर्पोरेट की गई है। और इस तरह की जो टेक्नोलॉजी होती है उसे मेन स्ट्रीम मीडिया में और पब्लिक डोमेन में नहीं लाया जाता है, और ये स्ट्रेटेजी प्लानिंग का पार्ट होता है। तो इस टेक्नोलॉजी को लेकर सबसे पहले जो एविडेंस कॉन्क्रीट हुआ वो कुछ समय पहले ही हुआ है, जब राफेल लीबिया में ऑपरेशन कर रहा था। तो उस दौरान उनके रडार पर डिटेक्ट हो जाने के बाद तकरीबन कुछ मिनट के लिए राफेल ने अपने आप को गायब कर लिया था, और इसको लेकर बहुत बातें चली थी। और फिर ऐसा बताया गया था कि हो सकता है ये एक्टिव स्टेल्थ टेक्नोलॉजी हो, जो कि स्पेक्ट्रा ईडब्ल्यू शूट का पार्ट है। तो इस बारे में आप जानने की कोशिश करोगे तो फ्रांस 1995 से एक्टिव स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, और 2003 और 4 तक इसके ऊपर फ्रांस की तरफ से अपडेट थे, लेकिन उसके बाद ये अपडेट नहीं आए हैं, जो कि कहीं ना कहीं ये इशारा करता है कि फ्रांस ने ये टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है। और इससे राफेल के साथ साथ जो इनका स्काल्प ईजी मिसाइल है उस पर भी ये टेक्नोलॉजी लगा दी है, क्योंकि जब एक्टिव स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जा रहा था तो उसे स्पेशली स्काल्प ईजी के लिए डेवलप किया जा रहा था, लेकिन उसका एक बड़ा मॉडल बना के राफेल भी हो सकता है इनकॉर्पोरेट किया गया हो। और बहुत से विशेषज्ञों का मानना यह है कि राफेल के स्पेक्ट्रा ईडब्ल्यू का पार्ट है ये। तो सबसे पहले जानते हैं कि एक्टिव स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होती क्या है। तो बेसिकली ये स्टेल्थ प्लाज्मा स्टेल्थ होते हैं, जो कि आपके एयरक्राफ्ट के आरसीएस को कंप्लीटली रिड्यूस कर देते हैं और ऑलमोस्ट जीरो कर देते हैं अगर आपने प्लाज्मा जनरेट करने वाले डिवाइस को सही स्पॉट पे लगाया है। मतलब ऐसे स्पॉट आपके एयरक्राफ्ट में जो कि आरसीएस ज्यादा देते हैं, तो उन स्पॉट पे अगर आपने ये प्लाज्मा जनरेट करने वाली डिवाइस लगाई है तो आपका आरसीएस ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, भले ही वो कुछ मिनट के लिए होगा, जितना कि पर्याप्त होगा आपको दुश्मन की जो रडार है और उनकी मिसाइल है उनसे बचने के लिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि जो भी प्लाज्मा होते हैं वो एक आयनाइज्ड गैस होते हैं, और दूसरी तरफ देखोगे तो जो भी आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं जो कि कोई भी रडार यूज करता है वो नॉन आयनाइजिंग वेव्स होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि उनके पास तो एनर्जी होती है, लेकिन वो एनर्जी इतनी नहीं होती है कि किसी एलिमेंट पर टकराने के बाद उस एलिमेंट से उसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे। तो इन रडार वेव के पास सिर्फ इतनी एनर्जी होती है कि वो किसी ऑब्जेक्ट पे अगर टकरा रहे हैं तो उनको एक थ्रेशोल्ड तक ले जाने में सक्षम होते हैं। तो ऑल इन ऑल यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ये जो आपके रडार वेव्स होते हैं इनका और इनके पास जो एनर्जी होती है वो नॉन आयनाइजिंग होते हैं, ज्यादा पावरफुल नहीं होते हैं। और दूसरी तरफ जो आपके प्लाज्मा है वो हाईली आयनाइज्ड गैस है। तो इसमें क्या होता है, जैसे ही आपके एयरक्राफ्ट को पता चल गया कि आप एनिमी के रडार पे आ चुके हो तो आप अपने एक्टिव स्टेल्थ को एक्टिवेट कर लोगे, तो उसकी वजह से जो प्लाज्मा का एक क्लाउड है तो वो बन जाएगा आपके एयरक्राफ्ट की सतह पे। और वो क्लाउड क्या करते हैं, जो भी दुश्मन के रडार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही होती है, और इतना तो आपको पता ही होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो टाइम और कोऑर्डिनेट के हिसाब से वेरी करती हैं, और जैसे ही वो इन प्लाज्मा के क्लाउड में टकराती हैं तो वो अपने एनर्जी इस प्लाज्मा के जो पार्टिकल्स हैं उनको दे देती हैं। और जिसका मतलब क्या है कि आपकी जो रडार वेव है वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो एक बार जो भी दुश्मन के रडार के जो ईएम वेव्स होती हैं वो आपके प्लाज्मा से टकरा गई तो या तो वो एब्जॉर्ब हो जाएंगी या फिर स्कैटर कर जाएंगी डिफरेंट डायरेक्शन में। और वहीं पे आपके एयरक्राफ्ट पे ये जो प्लाज्मा जनरेटिंग डिवाइस लगाई गई हैं वो अगर हॉट स्पॉट पे लगाई गई हैं तो आपका जो आरसीएस है वो जीरो होने जा रहा है। डिपेंड करता है, भले ही कुछ समय के लिए होगा, और ये कितने समय के लिए होगा वो डिपेंड करता है कि आपके पास जो प्लाज्मा जनरेटिंग डिवाइस है वो कितनी पावर ले रहा है और वो कितनी देर तक सस्टेन करने में सक्षम है। तो कुछ इस तरह से प्लाज्मा स्टेल्थ या फिर एक्टिव स्टेल्थ काम करता है। और जब इस पे फ्रांस 2003-2004 में काम कर रही थी और उसके बाद इस पे अपडेट आने बंद हो गए और सडनली ये इंसिडेंट हुआ, तो सबको कहीं ना कहीं अनुमान लग गया था कि उस पर्टिकुलर टाइप को फ्रांस ने डेवलप कर लिया है और उसे यहाँ पे राफेल में इसके स्पेक्ट्रा के अंतर्गत एप्लीकेशन में लाए हैं वो। और ये चीजें एलिमेंट ऑफ सरप्राइज होती हैं, इसलिए इस तरह की चीजों को हो सकता है वो पब्लिक डोमेन में ना लाना चाहते हो। तो ये तो रही बात राफेल और इसको लेके एक नई टेक्नोलॉजी का जो स्पेकुलेशन है उसको एक्सप्लेन किया हमने। अब बात करते हैं कुछ अपडेट की। तो सबसे पहले अपडेट में बात करेंगे अग्नि 2 को लेकर, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक की है। इसके नाइट ट्रेनिंग यूजर ट्रायल को कंडक्ट किया गया है कल ही ओडिशा कोस्ट से। तो जी हाँ दोस्तों, अग्नि 2 जो कि एक सरफेस टू सरफेस इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, इसने अपनी नाइट फायरिंग कैपेबिलिटी को प्रूव कर दिया है। और इसकी जो रेंज है वो डिपेंड करती है कि आप कितना वॉरहेड कैरी कर रहे हो। तो कल जो टेस्ट कंडक्ट किया गया उसमें तकरीबन 1000 किलोग्राम का जो पेलोड है उसको लेकर इसने कैरी किया है। अगर आप पेलोड कम कर देते हो तो इसकी रेंज 3500 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग K4 के बारे में पूछ रहे थे। तो K4 के बारे में अभी कोई भी डिटेल नहीं है, लेकिन कुछ अनकन्फर्म सोर्सेज की मानोगे तो उनका कहना यह है कि K4 को लेके जिस दिन टेस्ट कंडक्ट किया जाना था बैड वेदर की वजह से वो टेस्ट पोस्टपोन हो चुका है और नई डेट क्या है उसे अभी तय नहीं किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो नेक्स्ट अपडेट में बात करेंगे कि आईएएफ ऐसा प्लान कर रही है कि वो 2 तरह के आर्म ड्रोन परचेज करे, और आईएएफ ऐसा चाहती है कि जितना हो सके उतना कम जो आपके पर्सनल्स हैं उनकी लाइफ को लाइन पे लाया जाए और जो इन्वॉल्वमेंट है यूएवी का उनको बढ़ाया जाए, स्पेशली आर्म्ड यूएवी का। और इसके लिए आईएएफ चाहती है कि वो प्रेडेटर बी जो कि अमेरिकन MQ-9 है उसको प्रोक्योर करे कुछ मात्रा में, और वहीं पे हेरोन टीपी का एक आर्म्ड वर्जन वो प्रोक्योर करना चाहते हैं जो कि इजराइल से प्रोक्योर किया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।